आखिरकार फैसला लिया गया कि काइडो को हर हाल में खत्म करना ही होगा। मोमो ने कहा कि इस हमले को अगली बार के लिए टाला जा सकता है, लेकिन किनेमोन ने साफ कहा अब उनके पास कोई दूसरा मौका नहीं बचा है। अगर अभी पीछे हटे तो अगली बार हमला करने में पूरा 1 साल लग जाएगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर उडोन जेल का भेद खुल गया तो काइडो जरूर अपने आदमियों को भेजकर उनका पीछा करवाएगा। खाने का इंतजाम भी अब मुमकिन नहीं था क्योंकि ओकोबोरे वाले गांव के सारे लोग पहले ही जला दिए गए थे, यहाँ तक कि वहाँ पहरेदारों के जासूस भी मौजूद थे। ये सुनकर मोमो ने सबको रोकने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों का फैसला अटल था। आखिर में शिनोबू ने मोमो को पकड़ लिया। अकाज़ाया 9 पूरे हौसले के साथ इस बिना वापसी वाली राह पर निकल पड़े क्योंकि वे कोजुकी ओडेन के सैमुराई थे। लेकिन सवाल ये है, कोजुकी ओडेन आखिर था कौन? उसमें ऐसी कौन सी ताकत थी कि लोग जान तक देने को तैयार थे? इस कहानी की शुरुआत होती है आज से पूरे 41 साल पहले। उस वक्त वनों में एक ऐसा शख्स था जिसकी हर जगह चर्चा थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी बाहरी दुनिया को अपनी आंखों से देखना, और वो शख्स था युवा कोजुकी ओडेन। उस समय का वानो जिंदगी से भरा हुआ इलाका था। एक दिन कुछ लोग युवा ओत्सुरु को एक अजीब चीज दिखाने लाए। वो था एक छोटा सा जंगली सुअर। उन्होंने कहा कि इसे बेचकर शायद कुछ पैसे मिल जाएं। तभी कमरे के अंदर शोर मच गया। पता चला कि जवान किनेमोन चोरी कर रहे थे। ओत्सुरु ने सबको पकड़कर सीधे कपड़े उतरवा दिए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कम से कम उसे पैसे कमाने की जानकारी तो मिल गई थी। उधर वानो के शोगुन कोजुकी सुकियाकी अपने आदमियों की रिपोर्ट सुन रहे थे। आदमी बताता है कि ओडेन ने जन्म लेते ही अपनी माँ को दूर फेंक दिया था। 2 साल की उम्र में खरगोश पकड़ लेता था। 4 साल में एक बड़े पत्थर से भालू को भगा दिया। 6 साल की उम्र में वैश्यालय घूमने लगा। 8 साल में पूरा जुए का अड्डा काट डाला। 10 साल की उम्र में जेल गया और वहाँ अफसर बनकर निकला। 14 साल की उम्र तक लगा कि शायद अब सुधर गया है। सूखे से परेशान गांव वालों के लिए उसने नदी का रास्ता जबरदस्ती बंद कर दिया। नतीजा ये निकला कि पूरा इलाका बाढ़ में डूब गया। एक बार फिर उसे वांटेड घोषित कर दिया गया, लेकिन ओडेन ने इस बाढ़ का फायदा उठाया और नाव लेकर समुंदर की ओर निकल गया। दुर्भाग्य से उसमें जरा भी सेलिंग टैलेंट नहीं था। लहरों ने नाव पलट दी। 15 साल की उम्र में वो मंदिर में रहने लगा, लेकिन वहां भी चैन से नहीं रहा। हर रात गाने बजाने और अपना अलग हरम बनाने में लगा रहा। और मजेदार बात ये थी कि उस हरम में शामिल ज्यादातर औरतें किसी की पत्नी थी तो किसी की माँ। अब ओडेन 18 साल का हो चुका था। सीधी बात यह है, इन सालों में उसने एक पल भी शांति नहीं ली। आखिरकार कोजुकी सुकियाकी का सब्र टूट गया। उन्होंने ओडेन से पिता पुत्र का रिश्ता ही तोड़ दिया। उधर दूसरी तरफ किनेमोन ने उस छोटे जंगली सुअर को चुरा लिया ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सके। रास्ते में उनकी मुलाकात डेंजीरो से हो गई, लेकिन तभी एक बेहद विशाल जंगली सुअर सामने आ गया। वो उसी छोटे सुअर की माँ थी। जाहिर है वो अपने बच्चे को ढूंढने आई थी। कहते हैं इस बड़े सुअर ने एक ही रात में पूरा शहर तबाह कर दिया था और अब वानो की राजधानी उसके निशाने पर थी। इसी दौरान अचानक 2 लोगों के सामने एक शख्स आकर खड़ा हो गया। वो कोई और नहीं, कोजुकी ओडेन था। चेहरे पर खुशी लिए वो बोला, मैंने एक मजेदार बात सुनी है। छोटे जंगली सुअर को मुझे दे दो। इसी बीच जब किनेमोन और ओडेन आपस में बहस कर रहे थे, एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ये वही था जिसने ओत्सुरु को छोटा जंगली सुअर दिया था। उसने बताया कि उसके साथियों के शरीर से छोटे सुअर की गंध आ रही थी और फिर ओत्सुरु समेत वो सारे लोग उस बड़े जंगली सुअर द्वारा खा लिए गए। ये सुनते ही किनेमोन सन्न रह गया। वो तुरंत बाहर की ओर भागा। थोड़ी ही दूर गया था कि सीधे उसी विशाल जंगली सुअर से टकरा गया। उसके दिमाग में सिर्फ ओत्सुरु की तस्वीर घूम रही थी। गुस्से में उसने तलवार खींची और सीधा हमला कर दिया, लेकिन किनेमोन उस राक्षस के सामने बहुत कमजोर था। हालांकि उसने 2 वार किए, लेकिन वो हमले लगभग बेअसर थे। जंगली सुअर ने एक ही टक्कर में किनेमोन को जमीन पर गिरा दिया और फिर दोबारा शहर में तबाही मचाने लगा। गंभीर रूप से घायल किनेमोन जमीन पर पड़ा था। वो हाथ बढ़ाकर तलवार पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर में अब जरा भी ताकत नहीं बची थी। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, एक आवाज सुनाई दी, जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो यही है ना, कुत्ते। ये नजारा देखकर लोगों ने गुस्से में ओडन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। सबका मानना था कि ये पूरा झंझट ओडन की वजह से आया है, लेकिन कोजुकी ओडन किसी की परवाह नहीं करता। उसने अपनी दोनों तलवारें निकाली। हाकी पल भर में तलवारों पर लिपट गई और हाँ, सिर्फ एक वार में
उस विशाल जंगली सुअर का काम तमाम। यही थी कोजुकी ओडन की असली ताकत। तभी ओत्सुरु सामने आ। असल में वो जिंदा थी। ओत्सुरी और किनेमोन दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। बाद में इस घटना का हिसाब लगाया गया। लगभग 1/4 घर तबाह हो चुके थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक भी इंसान की जान नहीं गई। इस समय कोजुकी ओडन छत के ऊपर खड़ा था। हवा उसके चारों ओर बह रही थी और उसका कद और भी विशाल लग रहा था। किनेमुन ने ओत्सुरी को छोड़ा और सच्चाई बताने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ओडन ने एक ही घूंसे में उसे बेहोश कर दिया। इसी दौरान एक चिट्ठी लाई गई। वो थी पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ने की चिट्ठी। चिट्ठी पढ़कर कोजुकी ओडन मुस्कुरा उठा। तो आखिर फूलों की राजधानी में मेरे लिए जगह नहीं बची? कोई बात नहीं, किसी और जगह जाकर मजे करेंगे। इस घटना के बाद किनेमुन और डेंजिरो दोनों ने बिना हिचक कोजुकी ओडन का साथ चुना। कुछ समय बाद तीनों हाकुमाई पहुंचे। यहाँ के दाइमियो थे शिमोत्सुकी यासुई। अचानक एक नौकर कीचड़ में कूद पड़ा और बोला कि ओडन उसके ऊपर से चलकर जाए। वो आदमी था कुरोजुमी ओरोची। कुछ ही समय बाद कोजुकी ओडन ने कुरी जाने का फैसला किया। उस वक्त कुरी पूरी तरह कानून से बाहर की जमीन थी और उस इलाके का सरदार था अशुरा डोजी। उधर कोजुकी ओडन भी उसी तरफ जाकर थोड़ा घूमने का मन बना चुका था। ओडन के जाते ही शिमोत्सुकी यासुई के आदमियों ने आकर रिपोर्ट दी। जब वापस जाकर देखा गया तो ओडन का कमरा पूरी तरह बर्बाद पड़ा था। इतना ही नहीं, शिमोत्सुकी यासुई के पैसे भी गायब थे। तभी कुरोजुमी ओरोची बोला कि उसने अपनी आंखों से ओडन को पैसे चुपचाप जेब में डालते देखा है। ये सुनकर शिमोत्सुकी यासुई को मामला कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन उसने उस वक्त कुछ कहा नहीं। दूसरी तरफ ओडन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उन्हें 2 गंदे से भूखे पेट घूमते हुए भाई मिले और हाँ, दोनों पूरे क्रॉस ड्रेस में थे। किसी ने उन्हें शरण नहीं दी थी, इसलिए वो दोनों कोजुकी ओडन के साथ चल पड़े। खाना खाते खाते दोनों अचानक रो पड़े। शायद पहली बार किसी ने उन्हें इंसान समझा था। इसके बाद अगला पड़ाव था किबी। यहाँ एक अजीब राक्षस रहता था जो लोगों के बाल काटने का शौकीन था, लेकिन ओडन ने एक ही घूंसे में उसे ढेर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो भी उन्हीं के साथ चल पड़ा। फिर उडोन में उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसे एक महिला निंजा ने ठुकरा दिया था। इसी वजह से उसने कोजुकी परिवार की नौकरी छोड़ दी थी और वही था ओडन द्वारा पहचाना गया जीनियस निंजा राइजो। जरा सोचो, ये पूरा ग्रुप सीधे सीधे मेन कैरेक्टर टेम्पलेट लग रहा था। घर से निकले ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और ज्यादातर साथी इकट्ठा हो चुके थे। कुछ समय बाद ओडन पहुंच चुका था कुरी। वहां वो अकेला अनगिनत दुश्मनों के सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि उसकी तलवारों पर भयानक आर्मामेंट हाके लिपट चुकी थी। अगले ही पल ओडन दुश्मनों के बीच कूद पड़ा। एक ही झटके में सारे छोटे मोटे दुश्मन साफ। इसके बाद वो सीधा अशुरा डोजी के सामने जा खड़ा हुआ। इसी दौरान आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों ने कई राउंड तक जबरदस्त टक्कर ली। फिर एक साथ दोनों ने अपने अपने बड़े हमले छोड़ दिए। उधर कुरी के बाहर ओडन के साथी उन्होंने पहाड़ों से आती तेज चमक देखी। वो फौरन उधर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन जब वो पहुंची तब तक अशुरा डोजी हार चुका था। इसी वक्त धीरे धीरे सूरज निकलने लगा। सुबह की पहली किरण कोजुकी ओडन के चेहरे पर पड़ी। ओडन ने साथी से कहा, मुझे तुम लोगों की जरूरत है। मैं इस बंजर जमीन को बदलना चाहता हूँ। कोजुकी ओडन की जबरदस्त ताकत और दबदबे के साथ वो इलाका खून और अराजकता से भरा हुआ धीरे धीरे काबू में आने लगा। जो जमीन कभी पूरे नरक जैसी हुआ करती थी, वो अब इन बदमाशों और कोजुकी ओडन की मेहनत से बहुत जल्दी बदलने लगी। जल्द ही वो इलाका एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग शांति से रहने और काम करने लगे। इसके साथ ही कुरी ने हमेशा के लिए नरक का नाम छोड़ दिया और उसे कुरी प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। और इसी वजह से ओडन और उसके पिता के बीच टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ गया। साथ ही शोगुन कोजुकी सुकियाकी ने ओडन को कुरी का दाइमियो घोषित कर दिया। दाइमियो बनने के बाद कोजुकी ओडन ने उन सभी लोगों को जो इतने समय से उसके साथ थे आधिकारिक रूप से अपने सैमुराई और अनुचर बना लिया। इस तरह 6 साल बीत गए, यानी आज से करीब 33 साल पहले की बात है। उधर दुनिया के समंदरों में एक ऐसा समुद्री दल जिसे कभी पूरी तरह मिटा दिया गया था, उसके बचे हुए ताकतवर समुद्री डाकू धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। एक दिन समुंदर के किनारे 2 अनजान लोग आ पहुंचे। नहीं, असल में 3 थे। उनमें से एक फिशमैन था और ये साफ था कि वो वानों का रहने वाला नहीं है। लोगों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और बिना ज्यादा सोचे उन्हें जिंदा जलाने का फैसला कर लिया। इसी दौरान मछली पकड़ने निकले कोजुकी ओडन की नजर उन पर पड़ गई। उसने हाथ में पकड़ी मछली सीधे उनकी तरफ फेंकी, भीड़ को रोका
और उन तीनों को अपने घर ले आया। सिर्फ यही नहीं, उसने उन्हें खाना भी दिया और जिंदा रहने का मौका भी दिया। वे लोग मिंक थ्राइब से थे। मिंक थ्राइब की बातें कोजुकी ओडन ने पहले भी अपने पिता से सुनी थी। बहुत पहले से इन दोनों जातियों के रिश्ते अच्छे रहे थे। मजेदार बात यह थी कि क्योंकि नेको मामुशी बहुत गर्म खाना नहीं खा सकता था, गुस्से में आकर उसने सीधा बर्तन ही तोड़ दिया। ये देखकर ओडन जोर से हंसा और उसने एक बात कही जो आज के नजरिए से काफी याद रखने लायक लगती है। ओडेन नहीं होगा अगर वो उबाला ना जाए। रैको। इसी दौरान सबने देखा कि कावामात्सु जमीन पर गिरी हुई चीजें खा रहा था। असल में कावामात्सु अपनी माँ के साथ भटकते भटकते नदी के देश पहुंच गया था। वे लोग फिशमैन थे, इसलिए उन्हें अक्सर मारा जाता और उन पर पत्थर फेंके जाते थे। इसी तरह पत्थर लगने से उसकी माँ की मौत हो गई। मरने से पहले उसने कहा, फिशमैन के साथ भेदभाव होता है, अब से तुम खुद को कप्पा कहना और पूरी ताकत से जिंदा रहना। उसके बाद से कावामात्सु बचे खुचे खाने पर आज तक जिंदा रहा। इतना कहकर वो घुटनों के बल बैठ गया और ओडन से पूछा कि क्या वो जमीन पर पड़ा सारा खाना खा सकता है। ये देखकर नेको मामुशी का दिल भर आया और वो तुरंत उसके साथ बैठकर खाने लगा और इसी के साथ माहौल एक बार फिर हंसी और खुशी से भर गया। लेकिन इनुआराशी और बाकी लोगों से मिलने के बाद ओडन के मन में बाहरी दुनिया को देखने की चाह और भी बढ़ गई, मगर कोई नहीं चाहता था कि वो समंदर में जाए। उसके साथियों की संख्या तो बढ़ गई थी, लेकिन पैसों की कमी होने लगी, क्योंकि पहले कुरोजुमी ओरोची ने अलग रास्ता चुनने की बात कही थी, इसलिए उसे काफी धन उधार दिया गया था। इसी वजह से ये लोग चोरी करने शिमोत्सुकी यासुई के पास पहुंच गए और आखिरकार पकड़े भी गए। लेकिन यासुई ने उन्हें सजा देने के बजाय वो सारा पैसा दे दिया और कहा कि इससे अपने कपड़े ठीक करो, शिष्टाचार सीखो, किताबें खरीदो और ज्ञान बढ़ाओ, ताकि वे सच में ओडन के योग्य समुराई बन सके। इसके बाद सबने मेहनत से पढ़ाई और ट्रेनिंग शुरू की ताकि वे उसे शर्मिंदा ना करे और वानो देश के सच्चे रक्षक बन सके। फिर 3 साल बीत गए। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। ओडन दोबारा फूलों की राजधानी के पूर्वी हिस्से लौटा। उसे खबर मिली थी कि उसके पिता बीमार हैं। वो तुरंत मिलने पहुंचा, लेकिन पिता को इतना तंदुरुस्त देखकर दोनों हंसते हुए बातें करने लगे। लेकिन यही उनकी आखिरी बातचीत थी। कुछ समय बाद एक समुद्री डाकू दल वानो देश के कुरी तट पर आ पहुंचा। खबर मिलते ही साथियों ने जाकर सूचना दी। ये सुनते ही ओडन खुशी खुशी दौड़ पड़ा। पीछे से किनेमोन और बाकी लोग भी निकले, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो पहले ही तट पर पहुंच चुका था। उसने खुशी से अपनी तलवार खींची और सामने व्हाइट बियर्ड भी अपना हथियार निकाल लिया। दोनों की हाकी सीधे आमने सामने टकराई और टकराव के बाद किनेमोन और बाकी लोग तब वहां पहुंचे। उधर जवान व्हाइट बर्ड सच में कमाल का था। उसने फिर से हमला किया। कुछ ही वारों में कोजुकी ओडन पीछे धकेल दिया गया, लेकिन ओडन हार मानने वालों में से नहीं था। वो दोबारा दौड़ता हुआ आगे आया और आगे बढ़ते हुए बोला, मैं ऐसे ही लोगों का इंतजार कर रहा था। मैं ही हूँ कोजुकी ओडन। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन प्लीज मुझे अपने जहाज पर चढ़ने दीजिए। ये सुनकर तो मानो आसमान भी सन्न रह गया, लेकिन हमला रुकने वाला नहीं था। व्हाइट बियर्ड ने जोरदार मुक्का मारा। उस एक वार के बाद ओडन जमीन पर गिर गया, फिर उठकर बैठ गया। तभी उस किनेमोन ने कहा कि ओडन यहाँ का डाइम्यो है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पे हमला करने की। फिर व्हाइट बियर्ड के क्रू मेंबर्स ने कहा, तुम व्हाइट बियर्ड का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। लेकिन ओडन ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसने साफ कहा, समंदर में निकलना मेरा सपना है। उस पल उसकी आंखों में सिर्फ सपनों की चमक थी। उसने व्हाइट बियर्ड से खुद को साथ ले जाने की गुजारिश की, लेकिन उसके अनुचर पूरी ताकत से उसे रोकने लगे। जहाज टूटा हुआ था, इसलिए मरम्मत में समय लगना था। व्हाइट बियर्ड ने ओडन की बात नहीं मानी, बल्कि उन्हें जहाज ठीक करने में मदद करने को कहा। मरम्मत के दौरान ओडन ने सबके लिए स्वादिष्ट कांतो ओडन बनाया और उसी दिन उसने पहली बार विदेशी शराब का स्वाद चखा। नशे के जोश में उसने फिर से व्हाइट बर्ड से कहा कि उसे साथ ले जाए, लेकिन भी जवाब ना ही मिला। ओडन ऐसा इंसान था जो किसी के नीचे दबकर नहीं रह सकता। ऐसा अनिश्चित इंसान व्हाइट बर्ड अपने जहाज पर कैसे चढ़ने देता। उससे बेहतर तो ये था कि वो खुद ही समंदर में निकले, मगर ओडन की नाव चलाने की काबिलियत लगभग ना के बराबर थी। तभी अनुचरों ने कहा, वानो देश में समंदर में जाना मना है, यह गैर कानूनी है। व्हाइट बर्ड भी इस बात से सहमत था। सच कहें तो वो ओडन जैसे इंसान को अपने साथ रखने से डरता था। इसके बाद ओडन को उसके लोगों ने जबरदस्ती ले जाया, यहाँ तक कि उसे नजरबंद भी कर दिया गया। 2 हफ्ते बाद आखिरकार व्हाइट बर्ड का जहाज ठीक हो गया। वो चांदनी रात में चुपचाप वहां से निकलने वाला था। उसके सारे बेटे समझ गए थे कि व्हाइट बर्ड
ओडन को बहुत पसंद करता है, लेकिन किसी और देश के राज परिवार के सदस्य को अपने साथ ले जाना आसान बात नहीं थी। जाते जाते व्हाइट बर्ड ने काफी सारा खजाना वहीं छोड़ दिया। अचानक एक जंजीर व्हाइट बियर्ड के शिप में लिपट गई और ठीक उसी पल जब ओडन जहाज पर चढ़ने वाला ईजो ने एक झटके में कोजुकी ओडन को पकड़ लिया और इसी तरह दोनों सीधे समुद्र की गहराई में जा गिरे। व्हाइट बीड ने मार्को को आदेश दिया कि ईजो को वापस ले आओ, लेकिन ओडन को यूं ही लटका रहने दो। ईजो ने चिल्लाकर कहा कि ओडन को छोड़ दिया जाए वरना ऐसे ही वो मर जाएगा, लेकिन व्हाइट बीड ने कहा मैं इसे कई बार मना कर चुका हूँ, फिर भी ये समंदर में जाना चाहता है तो अब हमारे नियमों पे हिसाब से ही होगा। व्हाइट बीड धीरे धीरे जहाज के पिछले हिस्से तक गया और ओडन से बोला अगर तुम 3 दिन तक ये सहन कर सको तो मैं तुम्हें अपने जहाज पर चढ़ने दूंगा। इसके बाद ओडन ने लोहे की जंजीर मजबूती से पकड़ ली। ये 3 दिन उसके लिए किसी यातना से कम नहीं थे। उसका चेहरा तक पानी में भीग भीग कर सूज गया था, लेकिन उसकी जिद और हिम्मत व्हाइट बीट के सारे साथियों का दिल जीत रही थी। सब लोग उसे हौसला देने लगे और तभी ओडन अचानक समुद्र में गिर गया। उसी पल उसने एक औरत की मदद की आवाज सुनी। पास के ही एक द्वीप पर एक बेहद खूबसूरत महिला कुछ आदमियों से जान बचाकर भाग रही थी। वो असल में वानो देश जाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में मानव तस्करों के हाथ लग गई। वो जैसे ही अपनी ताकत इस्तेमाल कर भविष्य में जाने वाली थी, तभी ओडन बीच में कूद पड़ा। तस्करों ने उसे देखा और घबरा गए। ये क्या है, कोई राक्षस? और डर के मारे वहां से भाग निकले। ओडन ने बस इतना कहा तुम ठीक हो, और वहीं बेहोश हो गया। अच्छी बात ये थी कि वो महिला कृतज्ञ नहीं थी। उसने पूरी रात ओडन की देखभाल की। अगली सुबह ओडन की आंख खुली, लेकिन व्हाइट बीट का जहाज गायब था। फिर भी वो बेहद खुश था, क्योंकि आखिरकार वो वानो देश से बाहर आ चुका था। उस उत्साह की कोई तुलना नहीं थी। बातचीत में पता चला कि वो महिला बचपन से ही वानो जाना चाहती थी और उसने ओडन से अपने साथ ले चलने की गुजारिश की। ओडन के चेहरे से सीधा साफ था कि वो बिल्कुल राजी नहीं था। तभी मुसीबत फिर लौट आई। जो लोग पहले भागे थे वो अब अपने साथ और गुंडे ले आए थे। पहली नजर में ही पता चल रहा था कि ये लोग कुछ अच्छा नहीं करने वाले, खासकर वो ऑक्टोपस जैसा आदमी। उनका इरादा था कि दोनों को पकड़कर बेच दिया जाए। ओडन ने बिना वक्त गवाए चुपचाप तलवार निकाली और हमला कर दिया, लेकिन 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि व्हाइट बीड ने एक ही वार में उस ऑक्टोपस आदमी को बेहोश कर दिया। वैसे ये वही ऑक्टोपस आदमी है जो बाद में मरीनफोर्ड युद्ध में भी दिखा था। असल में व्हाइट बीड ओडन को लेने ही वापस आया था, क्योंकि किसी की जान बचाने के लिए उसने जंजीर छोड़ी थी, और यही बात ओडन के पक्ष में और भी ज्यादा अंक जोड़ गई। इस तरह ओडन जहाज पर इकलौता ऐसा आदमी बना जो व्हाइट बीट का बेटा नहीं था। हालांकि रुको, नेको मामुशी और इनुआराशी भी तो थे। ठीक है, मतलब ये कि वो सब भी बेटे नहीं थे। आखिरकार वो व्हाइट बीट के अधीन तो नहीं थे, है ना? इसी दौरान व्हाइट बीट ने उस महिला से पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया, टोकी, यानी समय की टोकी। उसने भी व्हाइट बीट से गुजारिश की कि उसे वानो देश ले चला जाए। ये सुनकर व्हाइट बीट ने वही परिचित सा चेहरा बनाया, लेकिन इस बार उसने टोकी को जहाज पर रहने दिया और इसी तरह कोजुकी ओडन दुनिया की यात्रा पर निकल पड़ा। आगे के दिनों में ओडन ने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी जिया, सब कुछ अपनी डायरी में लिखता गया। कभी दुश्मन का जहाज हमला करता और ओडन एक ही वार में पूरा जहाज काट देता। हालांकि ये बिल्कुल भी समुद्री डाकुओं वाला तरीका नहीं था। बाकी लोग तो अभी लूट शुरू ही नहीं कर पाए थे। फिर भी ओडन बेहद खुश था। जो कुछ वो देख रहा था वो सब उसकी कल्पना से भी कहीं आगे की चीजें थीं। ऐसी इमारतें जो उसने कभी नहीं देखी थीं। कागज जैसी पतली लेकिन बेहद लचीली अजीबोगरीब लकड़ियां। ऐसी ठंड जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अनजान पौधे, अनोखे जानवर, यहाँ तक कि विशालकाय दानव जैसे लोग भी, और उन सब के साथ ऐसी ताकत जो पूरी तरह दबा देने वाली थी। लेकिन एडवेंचर के दौरान टोकी ने कोजुकी ओडन को अपने अतीत के बारे में बताया। उसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, लेकिन उसका जन्म 800 साल से भी पहले हुआ था। उसे बस इतना ही पता था कि उसके माता पिता का देश वानो था। इसी वजह से वो वानो जाना चाहती थी। लेकिन कोजुकी ओडन से मिलने के बाद टोकी को जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी और यहीं से प्यार की चिंगारी पैदा हो गई। आज से 28 साल पहले ओडन के समुद्र में उतरे हुए 2 साल हो चुके थे। तभी कोजुकी मोमोनोस्के का जन्म हुआ। बाद में व्हाइट बियर्ड ने डिवीजन सिस्टम शुरू किया और इसी तरह ओडन बन गया 2nd डिवीजन का कमांडर। कुछ ही समय बाद
ब्लैक बियर्ड भी जहाज पर आ गया। हालांकि ओडेन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स मजबूत होते गए, उनकी खबरें उस आदमी तक भी पहुंच गईं। उसी समय वानो में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। कोजुकी सुकियाकी अपनी सेहत की वजह से शोगुन की गद्दी ओडेन को सौंपना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ओडेन वानो में मौजूद नहीं था। इसलिए शोगुन की गद्दी कुरोजुमी ओरोची को दे दी गई। लोग कहते हैं ओडेन हमेशा ओरोची को अपने छोटे भाई की तरह मानता था, लेकिन ये असामान्य बात शिमोत्सुकी यासुई की नजर में आ गई। ये मामला काफी अजीब था। यासुई कुछ कह पाते उससे पहले ही ओरोची ने नाटक शुरू कर दिया, पूरी तरह एक चापलूस जैसी हरकत। तभी यासुई ने पूछा, क्या तुम कुरोजुमी परिवार से हो? तुमने ये बात पहले कभी क्यों नहीं बताई? ओरोची ने फिर से सिर झुका दिया और बस इतना कहा, माफ कीजिए। लेकिन उसी पल उसकी आंखें ठंडी हो गईं। कई साल पहले कुरोजुमी ओरोची को कुछ लोग मारने के लिए पीछा कर रहे थे। कई साल पहले पूरा कुरोजुमी परिवार राजद्रोह के आरोप में खत्म कर दिया गया था। ओरोची उनमें से एक अकेला जिंदा बचा था। रात के अंधेरे में वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा, जहां 2 लोग मौजूद थे, एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी। वो बूढ़ी औरत भी कुरोजुमी परिवार से थी, लेकिन वो सालों से विदेश में रह रही थी। वो एक कट्टर साजिशकर्ता थी। उस बूढ़ी औरत की बातों में आकर ओरोची ने वानो के शोगुन पद को हथियाने का फैसला कर लिया। ये फैसला ओरोची की फितरत से भी जुड़ा हुआ था। वो बूढ़ी औरत पहले एक डेविल फ्रूट की मालिक थी, जो किसी का रूप धारण करने की ताकत देता था। उसने ओरोची को भी एक डेविल फ्रूट दी। फल खाने के बाद ओरोची को ताकत मिल गई और यहीं से उसकी सत्ता हथियाने की यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले वो शिमोत्सुकी यासुई के पास नौकरी ढूंढने पहुंचा। बाद में वहां से जाते हुए वो काफी पैसा भी ले गया। कुछ समय बाद वो कोजुकी ओडेन से मिला और धीरे धीरे काफी पैसा उधार लेता रहा। उस पैसे का मकसद बड़ी मात्रा में हथियार बनवाना था। यहां तक कि ओडेन की पहचान की वजह से वो कोजुकी सुकियाकी का अधीनस्थ भी बन गया। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। असल में कोजुकी सुकियाकी कब के मर चुके थे। जो सुकियाकी उस वक्त मौजूद था, वो दरअसल वही बूढ़ी औरत थी जो उसका रूप बनाए हुए थी। इस तरह वानो का शोगुन पद पूरी तरह कुरोजुमी ओरोची के हाथ में आ चुका था। अब जरा कोजुकी ओडेन की तरफ चलते हैं। उसकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी और दूसरा बच्चा भी पैदा हो चुका था। सामने समुद्र में एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता है। उसके आसपास अजीब घटनाएं हो रही थी, इसलिए व्हाइट बियर्ड ने जहाज रोकने का फैसला किया। द्वीप पर एक आदमी अकेले ही कई दुश्मनों को गिरा चुका था। उसी समय गोल्ड डी रोजर ने व्हाइट बियर्ड के आने को महसूस किया, लेकिन सबसे पहले जो सामने आया वो कोई और नहीं, कोजुकी ओडेन था। और गोल्ड डी रोजर ने अपनी तलवार निकाल ली और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ गया। फिर कोजुकी ओडेन को इतनी जोर की टक्कर लगी कि वो काफी दूर जा गिरा। रोजर की ताकत कोई आम इंसान समझ ही नहीं सकता। जैसे ही ओडेन दोबारा लड़ाई में लौटने वाला था, तभी व्हाइट बियर्ड सामने आ गया। दोनों सीधे एक दूसरे से टकरा गए। जब दोनों अलग हुए तो उनके शरीर से निकलती हुई आभा मानो आसमान चीर देने वाली थी। अगले ही पल दोनों जोर से हंस पड़े। ये लड़ाई काफी लंबे समय तक चली, दिन से रात तक, और उसी दिन से 3 दिन बाद तक गोल्ड डी रोजर और व्हाइट बियर्ड खुलकर एक दूसरे से भिड़े। चौथे दिन अचानक माहौल ही बदल गया। जो लड़ाई एक दूसरे से छीनने की थी, वो तोहफों के आदान प्रदान में बदल गई। कोई दिक्कत नहीं, ये तो पूरी तरह रोजर का स्टाइल है। इस दौरान बगी ने शैंक्स से कहा, वो आदमी 3 दिनों से सोया ही नहीं है, और ये भी कहा जाता है कि वो पैदा होने के बाद से कभी सोया ही नहीं। दूसरी तरफ गोल्ड डी रोजर ने व्हाइट बियर्ड और कोजुकी ओडेन को बुलाया। ये इतिहास के पत्थर पर लिखे गए अक्षर थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ओडेन वाकई इन अक्षरों को पढ़ सकता है। 13 साल पहले की बात है। रोजर असल में पहले ही सुई के आखिरी बिंदु तक पहुंच चुका था। वो जगह लाफ्टेल कहलाती थी, लेकिन वो जगह ग्रैंड लाइन का असली अंत नहीं थी। रोजर को एहसास हुआ कि उस द्वीप के बाद भी एक और द्वीप मौजूद है। वहां पहुंचना ही वाकई में पहले कभी ना हुआ कारनामा है, और उस द्वीप का रास्ता लाल रोड पोनेग्लिफ पर दर्ज है। रोजर पूरे जोश के साथ दोनों को ये बात लंबे समय तक समझाता रहा, और कोजुकी ओडेन वहीं का वहीं सन्न रह गया। सब कुछ बताने के बाद रोजर ने व्हाइट बियर्ड से कहा, वो ओडेन को उधार ले जाना चाहता है, सिर्फ 1 साल के लिए, यहाँ तक कि
उसने घुटनों पर बैठकर व्हाइट बियर्ड से विनती की। व्हाइट बियर्ड कौन सा आदमी था जो आसानी से मान जाता, लेकिन ओडन का दिल बदल चुका था। उसने रोजर की ताकत देख ली थी और वो भी ग्रैंड लाइन के आखिरी छोर को देखना चाहता था। इसीलिए उसके मुंह से अपने आप निकल पड़ा, जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे भेजना चाहते हो? क्या मैं उस आखिरी द्वीप को देख सकता हूँ जिसके बारे में वो बात कर रहा है? हम दोनों भाई हैं। व्हाइट बियर्ड ने थोड़ा गुस्सा किया, लेकिन वो फाइनली बन ही गया। और फिर एक जोरदार चीख गूंज उठी। कोजुकी ओडेन की मौजूदगी के बाद व्हाइट बियर्ड चाहकर भी मना नहीं कर सका, लेकिन इजो ने व्हाइट बियर्ड के जहाज पर ही रुकने का फैसला किया। व्हाइट बियर्ड ओडेन को छोड़ने भी नहीं आया, हालांकि उसने गोल्ड डी रोजर की तरफ से भेजा गया खाना नहीं लिया। आखिर अपने भाई को भूखा कैसे रहने देता? रोजर के जहाज पर वो लड़का अब भी रोजर की मूछें खींच रहा था और नेको मामुशी और इनुआराशी भी चोरी छिपे रोजर के जहाज पर आ गए थे। लेकिन इससे बाकी क्रू में नाराजगी फैल गई। हालांकि ओडेन के पास इसका हल था, एक जबरदस्त गर्मा गर्म ओडेन, और बस सबका दिल जीत लिया। नए साथियों के आने के साथ जहाज पर फिर से बिंक्स का साके गूंज उठा। सब लोग काफी खुश थे, लेकिन उसी वक्त रोजर की जिंदगी में सिर्फ 1 साल ही बचा था। इसके बाद ओडेन ने रोजर के साथ एक और महान एडवेंचर देखा। उसने बादलों के ऊपर बसा स्काई आइलैंड देखा और वहां सोने के शहर में इतिहास का असली द्वार भी देखा। इस दौरान रोजर पूरे जोश में था और उसने ओडेन से कहा कि वो पास में एक वाक्य लिखते। मैं यहाँ आया और इस संदेश को आखिर तक ले गया। समुद्री डाकू गोल्ड डी रोजर। पहले छोड़े गए सवाल आखिरकार पूरे हो गए। स्काई आइलैंड से उतरने के बाद उनका अगला लक्ष्य अंतिम द्वीप था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी 4 रोड पॉनेग्लिफ चाहिए थे। अच्छी बात यह थी कि एक वानो में था, एक मिंक ट्राइब के पास था, बाकी 2 थोड़े दिलचस्प थे। उनमें से एक सीधे बिग मॉम के पास था और आखिरी वाले के बारे में रोजर के मन में पहले से अंदाजा था। लेकिन स्काई आइलैंड से उतरते समय पड़े जोरदार झटके की वजह से रोजर का जहाज काफी टूट चुका था। इसीलिए कुछ लोग वाटर 7 पहुंचे। वहां टॉम ने इस पूरी टोली से मुलाकात की। इस दौरान ओडेन ने फ्रैंकी से भी बात की। यही वो इकलौता इंसान था जो आगे चलकर स्ट्रॉ हैट क्रू में ओडेन को देख चुका था। वाटर 7 से निकलने के बाद रोजर पायरेट्स साबाओडी द्वीप समूह पहुंचे। उनका अगला ठिकाना था फिशमैन आइलैंड। समुद्र के भीतर रोजर और ओडेन ने सी किंग्स की आवाजें सुनी। वे कह रहे थे कि उनका राजा जल्द जन्म लेने वाला है। तो रोजर फिशमैन आइलैंड क्यों आया था? क्योंकि वहां 2 इतिहास पॉनेग्लिफ मौजूद थे और उनमें से एक सीधे लाल रोड पॉनेग्लिफ था, लेकिन बाद में वो लाल वाला लूफी के समय तक गायब हो चुका था। इस बीच जरूर कुछ हुआ होगा। इसी दौरान रोजर को यह भी पता चला कि मरमेड प्रिंसेस असल में एक प्राचीन हथियार है, लेकिन उस समय शिराहोशी के जन्म में अभी 10 साल बाकी थे। इसलिए रोजर आगे बढ़ गया। सफर के दौरान सारे मर्द खूब मस्ती कर रहे थे। लंबी यात्रा के बाद रोजर पायरेट्स आखिरकार वानो में दाखिल होने वाले थे, लेकिन ठीक उसी वक्त कोजुकी ओडेन की पत्नी बेहोश हो गई है। हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके थे। लग रहा था कि अब आखिरी मंजिल बस सामने ही है, लेकिन उसकी बीमारी का इलाज सिर्फ तब हो सकता था जब वो द्वीप से बाहर जाए। ओडेन दांत भींच लेता है। वो कहता है, तो क्या हुआ, मैं इस आखिरी मंजिल पर नहीं जाऊंगा? लेकिन तभी उसकी पत्नी बोलती है, तुम्हें अपना सपना पूरा करना ही होगा। अगर तुम मेरे साथ वानो वापस आए तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। वानो के कुरी इलाके में अचानक राइजो दरवाजा खोलता है और भाइयों को बताता है एक समुद्री डाकू जहाज पास आ रहा है। सब लोग दूर से देखने लगते हैं और सच में जहाज से उतरने वाला कोई और नहीं बल्कि ओडेन ही होता है। उसकी पत्नी और बच्चे भी साथ होते हैं। सबको लगता है कि शायद ओडेन वापस आ गया है। इसी वक्त उसकी पत्नी कहती है, कृपया ओडेन को समझने की कोशिश कीजिए। ओडेन होश में आता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट उसे बता रही थी अगर उसने पीछे देखा तो शायद वो दोबारा कभी समुद्र में नहीं निकल पाएगा। तेजी से वानो के रोड पॉनेग्लिफ की छाप लेने के बाद ओडेन एक बार फिर जहाज पर सवार हो जाता है। ये 4 साल बाद सिर्फ कुछ घंटों की घर वापसी थी। इसके बाद सब लोग मिंक ट्राइब के द्वीप जोऊ पहुंचते हैं। क्योंकि नेको मामुशी और इनुआराशी दोनों वानों में रहकर इतिहास की कसम खा चुके थे, इसलिए वो साथ नहीं आए। बस मिंक ट्राइब के सरदार को एक चिट्ठी दे दी गई और इसी तरह सब लोग सफलतापूर्वक रोड पॉनेग्लिफ देख लेते हैं। अब तक कई पॉनेग्लिफ और चारों रोड पॉनेग्लिफ इकट्ठा हो चुके थे। अब आखिरकार आखिरी मंजिल जाने का रास्ता खुल चुका था। लेकिन इसी वक्त रोजर की हालत
तेजी से बिगड़ रही थी। उसका शरीर अब ज्यादा साथ नहीं दे रहा था। फिर भी जब वो दरवाजा खोलता है, उसके चेहरे पर वही पुराना भरोसा होता है। लेकिन तभी बगी को तेज बुखार चढ़ जाता है। हालात देखकर साफ था कि वो आखिरी मंजिल नहीं जा पाएगा। आखिर में शैंक्स रुक जाता है ताकि बगी की देखभाल कर सके। इसी वक्त रोजर अपनी वो स्ट्रॉ हैट शैंक्स को सौंप देता है। इस तरह ये दोनों आखिरी रास्ते तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन सफर तो जारी रहना ही था। कुछ समय बाद रोजर आखिरकार आखिरी मंजिल पहुंच जाता है और उसी के साथ समुद्री डाकू राजा बनने की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। ओडेन की डायरी में लिखा है, उस दिन वो लोग सच में आखिरी मंजिल पर पहुंच गए थे। वहां उन्हें इस दुनिया की हर सच्चाई पता चली। खाली 100 साल, दुनिया की बनावट, प्राचीन हथियार और ये भी कि वानो कभी दुनिया से जुड़ा हुआ था। वो विशाल खजाना वाकई मौजूद था और ठीक उनकी आंखों के सामने था। उस पल रोजर हंस पड़ा। सब लोग हंस पड़े, इतना हंसे कि आंखों में आंसू आ गए। फिर रोजर ने एक गहरी बात कही, जॉय बॉय, काश मैं भी तुम्हारे ही दौर में पैदा हुआ होता। तुमने इतना जबरदस्त खजाना छोड़ दिया है, ये तो सच में मजाक जैसा है। आखिर में रोजर ने उस द्वीप का नाम रखा लाफ्टेल। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो लोग लौट रहे होते हैं, रेली रोजर से पूछता है, क्या तुम्हें याद है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब तुमने क्या कहा था? रोजर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है, बिल्कुल याद है। उस वक्त मैंने कहा था कि इस दुनिया को पलटना है। ये मुलाकात ही किस्मत थी और उस समय किया गया वादा रॉजर अब पूरा कर चुका था। कुछ ही समय बाद रॉजर वापस उस द्वीप पर पहुंचा जहां बगी और शैंक्स मौजूद थे। लेकिन रॉजर ने वहां क्या कहा ये कोई नहीं जानता। बस इतना हुआ कि शैंक्स ने रॉजर को गले लगाया और रोने लगा। इसी दौरान दुनिया की हालत भी बदलने लगी। समुद्री डाकू राजा के जन्म के साथ ही नेवी ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी। उस समय अखबारों में लिखा गया नाम था गोल्ड रॉजर, ना कि गोल्ड डी रॉजर। इसका मतलब साफ था कि विश्व सरकार दुनिया की असली बनावट के रहस्य को जानती थी और इसी वजह से रॉजर पायरेट्स पूरी दुनिया की नजर में दुश्मन बन गए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रॉजर ने अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया और सबके सामने ऐलान किया कि रॉजर पायरेट्स अब यही खत्म होते हैं। उस पल रॉजर यादों में खो गया। उसे याद आया जब वो मछली मानव द्वीप पर था और उसने सी किंग्स की बातें सुनी थी। उनके शब्द कुछ ऐसे थे, हमारा राजा अब जन्म लेने वाला है। दूर समंदर में भी एक राजा जन्म लेगा। जिस दिन ये दोनों राजा मिलेंगे, वेल्स भी इस पर ध्यान देंगी। इस बार सब ठीक रहेगा। जन्म में अभी 10 साल हैं और बड़ा होने में 15 साल। इन्हीं बातों की वजह से रॉजर ने भविष्यवक्ता शार्ली से पूछा कि मछली मानव राजकुमारी कब जन्म लेगी। जवाब मिला 10 साल बाद। इसलिए रॉजर समझ गया ये तय सच्चाई है, जो व्यक्ति जन्म लेगा वो रॉजर से भी आगे निकल जाएगा। और ये बात सब समझते हैं कि सी किंग्स जिन 2 राजाओं की बात कर रहे थे वो लूफी और मछली मानव राजकुमारी शिराहोशी ही थे। लेकिन अफसोस, रॉजर और उसके साथी बहुत जल्दी आ गए थे और उसकी तबीयत उसे 20 साल बाद की दुनिया देखने की इजाजत नहीं देती थी। उस रात सबने एक आखिरी जाम साथ में पिया। उस दिन जब रॉजर ने रेली से कुछ बातें कही तो वो पहला इंसान बना जो जहाज से उतरा। उसने जहाज के डॉक्टर से काफी सारी दवाइयां ली। रॉजर की बीमारी अब आखिरी स्टेज पर थी, लेकिन ये एक मर्दों की विदाई थी। कोई नहीं रोया, खास तौर पर समुद्री डाकू राजा के साथी वो आंसू नहीं बहाते। कुछ समय बाद ओडन और उसके साथी वानो के समुद्र क्षेत्र में लौट आए। ओडन ने गहरी सोच के साथ कहा, अब तक वानो बंद रहा है उसका एक मतलब था, लेकिन जॉय बॉय के आने से पहले देश को खोलना जरूरी है। इसी तरह ओडन वापस वानो लौट आया और उसका सफर यहीं खत्म हो गया। वो अपनी पत्नी और बच्चों से गले मिला। ये पल बेहद खूबसूरत था। यहाँ तक कि मोमोनोसुके भी बड़ा हो चुका था। अब वो ठीक से बोलता था और बहुत तहजीब वाला भी बन गया था। लेकिन ये सब अगले दुख की बस शुरुआत भर थी। कुरी लौटने के बाद ओडन को पता चला कि उसकी पत्नी ने पूरे इलाके को बहुत अच्छे से संभाला था। फिर सबने उसे बताया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है और अब वानो का शोगुन ओरोची है। वो वही इंसान था जो कभी विद्रोह करने वाले कुरोजुमी परिवार से ताल्लुक रखता था। ऐसा आदमी अब शोगुन की कुर्सी पर बैठा था और ओरोची ने कई हथियारों के कारखाने बनवाए थे और उनकी निगरानी के लिए पहरेदार भी तैनात किए थे। हर इलाके के मर्दों को शोगुन के आदेश मानने पर मजबूर किया गया। नाम मात्र की मजदूरी में उन्हें जबरन काम कराया गया और इस सारी बुराई की जड़ था कुरोजुमी ओरोची के पीछे खड़ा वो आदमी जो किसी राक्षस से कम नहीं था, काइदो। इससे भी ज्यादा नफरत की बात यह थी कि जो मर्द जबरन मजदूरी करने से मना करते थे
उन्हें ओरोची सजाए मौत दे देता था। इतनी बर्बरता के बाद पहरेदारों से भी अब सहा नहीं गया। वो तलवारें लेकर सीधे फ्लावर कैपिटल में घुस गए, लेकिन ओरोची पहले से तैयार था। उसने चुपचाप कायदो के आदमियों को कुरी भेज दिया था। मतलब साफ था, इस शहर पर भी हमला हो चुका था और जो लोग भागकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी निशाना बनाया जा चुका था। हालांकि शहर में मौजूद कवामात्सु और इनुआराशी ने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया, लेकिन दुश्मन की पहली तलवार ओडन की पत्नी ने अपने शरीर से रोक ली। पहरेदार जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े और लगातार माफी मांगने लगे। ये देखकर ओडन भागता हुआ वापस आया। उसने अपनी पत्नी के कपड़े हटाए। जैसे ही उसने वो जख्म देखा, उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा। उसके आसपास की कातिलाना हवा खुली आंखों से देखी जा सकती थी। उसने अपने लोगों से कहा, मेरे परिवार की रक्षा करो, कुरी की रक्षा करो। इतना कहते ही ओडन खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। वो अपना हिसाब बराबर करने जा रहा था, लेकिन सच कहें तो ओडन पूरी तरह आग बबूला हो चुका था। वानों का तख्ता पलट जाना फिर भी बर्दाश्त हो सकता था, लेकिन ओरोची ने समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर बाहरी दुनिया से कटे हुए इस देश को खुलेआम नर्क बना दिया था। और यही बात ओडन को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। ओडन सिर्फ अपनी टांगों के दम पर भागता हुआ सीधे फ्लावर कैपिटल पहुंच गया और उधर ओरोची ऐश में डूबा हुआ था। ओडन ने जरा भी बात नहीं बढ़ाई। भीड़ में घुसते ही बाएं दाएं तलवार चलाने लगा। कुछ ही देर में वो ओरोची के सामने पहुंच चुका था। खून से भरी आंखों के साथ ओडन धीरे धीरे ओरोची की ओर बढ़ा। ओरोची बुरी तरह डर गया। वो बोला, भाई, अगर तुमने मुझे मार दिया तो कायदो चुप नहीं बैठेगा। जरा सोचो, इस देश का क्या होगा। लेकिन ओडन की आंखों में रत्ती भर भी नरमी नहीं आई। वो बस बोला, ओह। इतना कहते ही वो आगे बढ़ गया। जैसे ही ओडन की तलवार ओरोची पर गिरने वाली थी, उसके सामने एक दीवार सी बन गई। ये था बैरियर फल का पिछला मालिक, और जो बूढ़ा वीणा बजा रहा था वो भी कुरोजुमी खानदान का ही था। जैसे ही ओरोची को यकीन हुआ कि वो सुरक्षित है, उसका घमंड फिर जाग गया। वो टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, मैं शोगुन बना हूं क्योंकि मुझे सुकियाकी ने खुद मान्यता दी थी। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत सुकियाकी का रूप ले लेती है। ओरोची जोर से हंसता है और कहता है, हाँ, ये सब तो नकल फल का झूठ था। पूरे देश ने इस पर भरोसा किया और मुझे शोगुन बना दिया। मतलब साफ है, मुझे तुमसे अपनी गद्दी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अब सुकियाकी क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर ओडन ने गुस्से में पूछा, तूने मेरे पिता के साथ क्या किया? क्या वो सच में बीमारी से मरे थे? ये सुनते ही ओरोची हंस पड़ा। इतना ही नहीं, कोजुकी ओडेन की वापसी पर जो जनता खुशी से उछल रही थी, उन्हें भी न जाने कहां से आई जहरीली तीरों ने निशाना बना लिया। जो राजधानी धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी, उसके आसमान में एक विशाल ड्रैगन भी दिखाई दिया। कुरोजुमी ओरोची के महल के अंदर युवा शिनोबु ने चुपके से ओडन और ओरोची के बीच हुई बातचीत सुन ली। किसी को नहीं पता कि दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन दुनिया घूम चुका सब कुछ जानने वाला वानो देश का कुरी इलाके का दाइम्यो, जो पहले से कई गुना ताकतवर होकर लौटा था, उसे एक अजय इंसान कहा जा सकता था। और वही इंसान शांति से कुरोजुमी ओरोची के महल से बाहर निकल आया। जब लोगों ने उसे बाहर आते देखा तो सबके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। सबको लगा वही वानो देश को बचाएगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद महल के बाहर सबके सामने वो पूरी तरह नग्न हालत में अजीब अजीब हरकतें करता दिखाई दिया। अटपटे पोज, बेतुकी हरकतें, लोगों के सामने तमाशा। ये देखकर ओरोची और कायदो के आदमी खुलकर हंसने लगे, बल्कि मजाक उड़ाते हुए उसे थोड़े से पैसे भी फेंक दिए। जो इंसान वानो का वैध उत्तराधिकारी था, जो पूरे देश की आखिरी उम्मीद माना जा रहा था, वही सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। लोगों की निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदल गई और ये बेहूदगी हर हफ्ते फ्लावर कैपिटल में दोहराई जाने लगी। इसके बदले में उसे नाम मात्र की इनाम राशि मिलती थी। चाहे तेज हवा हो, बारिश हो या बर्फ गिर रही हो, वो बिना रुके हर बार वही तमाशा करता रहा। अकाजाया समुराई उससे बार बार सच बताने की गुहार लगाते रहे। उन्हें यकीन नहीं था कि वो सच में पागल हो गया है। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज था, लेकिन उसने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। उसका बस यही कहना था, ये तो मेरा काम है। एक साल बाद मोमो ने उसे अखबार थमाया। उसी दिन गोल्डी रोजर को फांसी दे दी गई थी। अखबार हाथ में लेते ही वो समुद्र किनारे बेकाबू होकर दौड़ने लगा, फिर जोर जोर से रो पड़ा। रोते रोते वो हंसा और हंसते हंसते फिर से रोने लगा। उसी दिन ईस्ट ब्लू के लॉकडाउन में कई जाने पहचाने चेहरे मौजूद थे और आखिरकार किसी ने जोर से पूछा, तुमने वन पीस कहाँ छुपाया है? गोल्डी रोजर ने आसमान की ओर देखकर ठहाका लगाया, मेरा खजाना अगर चाहिए तो ढूंढ लो, मैंने इस दुनिया की सारी दौलत वहीं रख दी है। और इसी के साथ आज से 24 साल पहले एक आदमी ने अकेले ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत कर दी। समय ऐसे ही बीतता गया। कोजुकी ओडेन के वानो लौटने के दूसरे साल गेको मोरिया अपने लोगों के साथ
बीस्ट पायरेट से टकरा गया और रिंगो इलाके में जबरदस्त जंग छिड़ गई। उसी समय महान तलवारबाज र्यूमा की कब्र को भी लूट लिया गया। लेकिन इसके बावजूद ओडेन हर हफ्ते बिल्कुल उसी तरह वही बेहूदगी भरा तमाशा करता रहा। अब तो अकाज़ाया 9 भी सब कुछ स्वीकार कर चुके थे। हालात जैसे भी हों, उन्होंने साथ न छोड़ने का फैसला किया, यहाँ तक कि उन्हें इसकी आदत तक पड़ गई। लेकिन आम लोगों की नजर में उसकी इज्जत लगातार गिरती चली गई। एक और साल गुजरा और ओडेन लोगों के लिए बस एक मजाक बनकर रह गया। उसे ये सब पता था, फिर भी उसकी पत्नी आखिरी दम तक उसके साथ खड़ी रही। पूरे वानों में उसे सच में समझने वाले लोग बहुत कम थे। ह्योगोरो उन्हीं में से एक था। रेजो और बाकी साथी अंदर ही अंदर गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। और यूं ही 5वां साल आ पहुंचा। उस दिन कुरोजुमी ओरोची अपने आदमियों के साथ आया। ये वही दिन था जिसका वादा पहले से तय था। ओडेन जमीन पर घुटनों के बल झुक गया और उम्मीद की कि ओरोची अपना वादा निभाएगा। लेकिन सामने से एक चालाक मुस्कान आई। ओह, वादा? कौन सा वादा? मुझे तो कुछ याद नहीं। वैसे मानना पड़ेगा, तुमने उस उजाड़ से जिले को इतना बड़ा शहर बना दिया। काफी इम्प्रेसिव है। मैं वहां 2 फैक्ट्रियां खोलने वाला हूँ। ये काम अब तुम्हारे जिम्मे। ये सुनते ही ओडेन सन्न रह गया। जो बातें पहले तय हुई थीं, वो सब कहाँ गईं? तभी ओरोची ने एक जोरदार लात मारी। क्या बकवास कर रहे हो? आओ रे, इस इलाके में रहने वाले एक भी इंसान को मत छोड़ना। दिन रात काम करवाओ, प्रोडक्शन बढ़िया होगी। मैं वानों को हथियार बनाने वाला देश बना दूंगा। उस पल ओरोची का असली चेहरा सामने आ गया। ओडेन लाल आंखों से उसे रोकने बढ़ा, लेकिन जवाब और भी बेरहम था। ओ हाँ, ह्योगोरो मेरे काबू में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे काइदो के हवाले कर दिया। सोचा था उसे अपने नीचे ले आऊं, लेकिन मार देना ज्यादा ठीक लगा। आखिर उसने मेरा विरोध जो किया था, और हाँ, वो बुढ़िया, उसे तो मैंने गोली मार दी। जोर जोर से हंसते हुए। वैसे तुम्हारा बच्चा अब कितने साल का हो गया? बड़ा प्यारा एज होता है ना, अच्छे से संभाल कर रखना। इतना कहकर ओरोची बिना पीछे देखे चला गया। ठंडी हवा का एक झोंका चला। ओडेन को अपने पुराने साथियों और अपनों के चेहरे याद आए, वो लोग जो उसे समझते थे। लेकिन उन्हीं यादों के पीछे ओरोची और काइदो की परछाइयां खड़ी थी, जैसे सारी अच्छी चीजें एक पल में मिट जाएं। उसी पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आसमान से तेज बारिश भी गिरने लगी। हाँ, इस आदमी के कंधों पर वाकई बहुत कुछ था, और इसी पल उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। उसने ठान लिया, काइदो को खत्म करना होगा, और इसके बाद पूरा वानो एक साथ रोने वाला था। कोडुकी ओडेन की जिंदगी का एकमात्र और सबसे महान कदम वो उन योद्धाओं को लेकर निकला जिन्हें लंबे समय बाद लोग अकाज़ाया 9 के नाम से जानने वाले थे। उनके पीछे उगता हुआ गहरा लाल सूरज इन बहादुर योद्धाओं को मानो आग की लपटों में बदल रहा था। कमर से लटकी उनकी तलवारें भी जलती हुई जिंदगी जैसी चमक रही थी। इधर शिमोत्सुकी यासुई तक ओडेन का भेजा हुआ खत पहुंच चुका था, लेकिन रास्ते के बीच ही जो मंजर सामने आया, उसे देखकर सब सन्न रह गए। चारों ओर मौजूद सैनिक सब काइदो के आदमी थे, और उन्हीं पहाड़ों के ऊपर एक विशाल ड्रैगन के रूप में काइदो खुद मंडरा रहा था। उस पल सबके मन में एक ही सवाल उठा, आखिर ये खबर लीक कैसे हुई? लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। लाल आंखों के साथ ओडेन ने काइदो से सवाल किया, 5 साल पहले का हमारा वादा, वो सब झूठ था? हाँ, सब झूठ। उस वक्त हालात हमारे पक्ष में नहीं थे। अगर तुम और ह्योगोरो साथ आ जाते तो हमें वानों के सारे समुराइयों से लड़ना पड़ता। तब हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी, और अगर तुम सच में अफवाहों जैसा पागल होते तो वो लड़ाई आसान नहीं होती। लेकिन अफसोस, आखिर में तुमने ओरोची की बातों पर भरोसा कर लिया। किसी चीज को बचाने के लिए तुमने खुद को इस तरह गिरा लिया। वैसे समुद्री लुटेरों में भी ऐसे लोग होते हैं, जैसे व्हाइट बर्ड और रोजर। ये सुनकर ओडेन ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधा अपनी तलवार खींच ली। अगले ही पल खूनखार इरादों के साथ वो आगे बढ़ा। सिर्फ ओडेन ही नहीं, अकाज़ाया 9 ने भी एक साथ तलवारें निकाल ली। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। वो सिर्फ 10 लोग थे, और सामने उनसे 100 गुना ज्यादा सेना। इस जंग की भयावहता सोची ही जा सकती है। इधर ओडेन के महल में यासुई पहुंच चुका था। खत पढ़ने के बाद उसके लिए चुप बैठना नामुमकिन था, भले ही वो मानना ना चाहे। लेकिन अगर ओडेन हार गया तो उसे आखिरी दाव खेलना ही पड़ता। उधर मैदान में लड़ाई शुरू होते ही शिनोबु भी जंग में कूद पड़ी, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। आसमान में उड़ता हुआ काइदो उनके हमले के बीच अपना विशाल मुंह खोलता है। कुछ ही पलों बाद भयानक ड्रैगन ब्रीथ छोड़ी जाती है। फिर भी ओडेन और उसके साथी जरा भी नहीं डगमगाए। नजरें अब भी सामने खड़े अनगिनत दुश्मनों पर टिकी थी। ईमानदारी से कहूं, मेरी जगह होता तो पैर कांप जाते। इन लोगों की हिम्मत वाकई अलग स्तर की थी। कुछ ही देर में ओडेन सीधे काइदो के सामने पहुंच गया। उसने हमला किया, लेकिन पहली टक्कर में हालात उसके खिलाफ जाते दिखे। वो तलवार के सहारे खुद को संभालता है और फिर से
उसने आर्मामेंट हाकी निकाली और वो एक बार फिर बहुत ऊंचा उछल पड़ा। वो काइडो की ड्रैगन अटैक को सीधे झेलते हुए आगे बढ़ा। उसके दिमाग में अनगिनत लोगों की परछाइयां गुजर गईं। वो यहां हार नहीं सकता था। एक वार के बाद उसकी धार पूरी तरह सामने आ गई, यहां तक कि काइडो भी वापस अपनी इंसानी शक्ल में आ गया। लेकिन इसके बावजूद काइडो के पास अब भी लड़ने की ताकत बची हुई थी। उसने अपने पूरे शरीर की हाकी इकट्ठा की और थंडर बागुआ भी अपने हथियार पे जमा करने लगा। ठीक उसी पल जब दोनों टकराने ही वाले थे, कोजुकी ओडन ने मदद की आवाज सुनी। बस उसी एक पल की डिस्ट्रैक्शन में काइडो का थंडर बागुआ सीधा ओडन के चेहरे पे आ लगा। जब ओडन ने जोर लगाकर सिर उठाया और देखा तो उसने पाया कि वो मदद की आवाज असल में एक डेवल फ्रूट यूजर था, जो किसी और का रूप लेकर बना हुआ था। थोड़ी ही देर में रेड स्कैबर्ड्स भी हार गए। कोजुकी ओडन और रेड स्कैबर्ड्स की वो मशहूर लड़ाई यही खत्म हो गई। हाँ, अंजाम वाकई इतना ही बेतुका था। काइडो की जीत साफ नहीं थी, लेकिन जंग में चालाकी गलत नहीं मानी जाती। ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखने के लिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। लड़ाई के बाद गिरफ्तार किए गए कुरी के दाइमियो कोजुकी ओडन और उसके अधीन 9 लोग पर शोगुन के खिलाफ बगावत का आरोप लगाया गया। सबको फ्लावर कैपिटल की जेल में डाल दिया गया और फैसले का इंतजार होने लगा। आम लोग इस पूरी घटना की वजह नहीं जानते थे, इसलिए वो बस बेपरवाही से तमाशा देख रहे थे। इस घटना में सिर्फ शिनोबु की जिंदा बची। जब ओडन को पकड़ा गया तो शिनोबु को भी बांध दिया गया था, लेकिन ओडन ने कहा कि वो उसे नहीं जानता। इसी वजह से शिनोबु इस मुसीबत से बच गई। आखिरकार सरकारी आदेश जारी हुआ। ओडन और बाकी लोगों को 3 दिन बाद सबके सामने सजा दी जाएगी। आम भाषा में कहें तो 3 दिन बाद तेल का कड़ाहा तैयार होगा। बहुत बड़ी भीड़ तमाशा देखने पहुंच गई। सच से अनजान ये लोग हर तरफ शोर और गंदगी फैला रहे थे। कहावत सही है, सच सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होता है। जैसे ही ओडन को तेल में डालने वाला पल आया, उसने पलटकर कहा, मुझे एक मौका चाहिए, मुझे जिंदा रहना है। उसे ले जा रहे एक समुराई ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा तेल में गिर पड़ा। वो वहीं जलकर मर गया। इस पर काइडो ने पूछा, तू क्या करना चाहता है? ओडन ने कहा, हम 10 लोग एक साथ तेल में उतरेंगे। तुम समय तय करो। अगर कोई भी उस समय तक जिंदा रहा तो सबको छोड़ देना। काइडो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ओरोची जोर से हंस पड़ा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखा नहीं, वो आदमी अंदर गया और तुरंत मर गया। उसकी हंसी बहुत चुभने वाली थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि काइडो मान गया। उसने ओडन को 1 घंटा दिया। मजाक नहीं है, इतने समय में नहाते नहाते ही इंसान चक्कर खा जाए, और यहाँ उबलता हुआ तेल था। ओडन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पलटा, कढ़ाई के किनारे पहुंचा और बिना सोचे सीधा अंदर कूद गया। अंदर जाते ही उसने जोर से चिल्लाया और एक झटके में हथकड़ियां तोड़ दी। उसके लोग घबरा गए और आगे बढ़े। उसी वक्त ओडन ने उनके पैरों के नीचे की लकड़ी पकड़ ली और जबरदस्ती रेड स्कैबर्ड्स को अपने सिर के ऊपर उठा लिया, और वो अकेले ही उस उबलते हुए तेल के कड़ाहे को झेल रहा था। लेकिन इसके बावजूद नदी वाले इलाके के कुछ मछुआरे अब भी चिल्ला रहे थे, अरे भाई, मेरा तो थोड़ी देर में काम है, थोड़ा जल्दी और शानदार तरीके से मर नहीं सकता क्या? ये सुनकर शिनोबु सह नहीं पाया। उसने झट से उस आदमी को जमीन पर दबा दिया, यहाँ तक कि तलवार भी निकाल ली। गुस्से में बोला, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है किसकी वजह से तुम आज शांति से जिंदा हो? वो ओरोची ना तो असली शोगुन था, ना ही कोई तानाशाह। उसे खुद ऊंचे पद पर बैठने की कोई चाह नहीं थी। दरअसल जब उस समय ओडन और ओरोची आमने सामने आए थे तो ओरोची ने कहा था, वानो कुनी वाले देश के लोग कुरोजुमी क्लैन परिवार पर जुर्म करने वाले अपराधी हैं। उसे इन लोगों के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने शोगुन का पद सिर्फ इस देश को तबाह करने के लिए लिया था। वो सिर्फ बदला लेना चाहता था। उस वक्त ओरोची के दादा ने बगावत की थी, जो आखिरकार नाकाम रही। लेकिन इसके बाद कुरोजुमी क्लैन लोगों को खुद को न्याय के रक्षक कहने वालों ने सताया, यहाँ तक कि मार भी डाला। ओरोची के हिसाब से जो बगावत करने वाले थे वो तो मर चुके, तो फिर उसे क्यों पीछा करके मारा जा रहा था? यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। ये सुनकर ओडन भी हैरान रह गया, लेकिन इस पर मैं भी कोई फैसला नहीं देता। हर किसी की अपनी सही गलत होती है। अचानक ओरोची ने दरवाजा खोला। अंदर बंधे हुए लोग थे और गांव शहरों से इकट्ठा किए गए हथियार थे। ये सब छत पर छिप शिनोबु देख लिया। ये सारी चीजें ओरोची काइडो को चढ़ावे के तौर पर देने वाला था। उस समय काइडो ने कहा था, इन लोगों को या तो बेच दो या खेल के लिए इस्तेमाल करो या फिर मार डालो। न्याय से भरा हुआ ओडन ये सब चुपचाप कैसे देख सकता था? उस वक्त वाकई उसकी काइडो से भिड़ंत हुई। यहाँ तक कि लड़ाई आसमान से होती हुई ओरोची के महल के अंदर तक पहुंच गई। ओरोची दोनों को घर तोड़ते देख
अंदर से टूट सा गया। तभी उसने कहा, अगर तुम यहाँ लड़ाई करोगे ओडन, तो कितने बेगुनाह लोग मरेंगे। और सच में ओडन ने हाथ रोक लिया। शायद पिता बनने के बाद उसका स्वभाव भी पहले जैसा बेपरवाह नहीं रहा था। उसके दिमाग में अचानक अपनी पत्नी और बच्चे आ गए। अब वो लड़ाई जारी नहीं रख सका। उसने अपना हथियार फेंक दिया। तभी ओरोची पास आकर बोला, मेरा यहाँ ज्यादा रुकने का इरादा नहीं है। 5 साल बाद मैं खुद ही चला जाऊंगा। इस तरह दोनों के बीच एक समझौता हुआ। ओडन हर हफ्ते तय समय कुरोजुमी परिवार से माफी मांगने वाला वो शर्मनाक नाच करेगा और हर बार नाचने पर 100 लोगों की जान बख्शी जाएगी। इसके लिए ओडन ने न जाने कितनी नफरत झेली। फिर भी वो हर हफ्ते हर गांव में जाता रहा, ये देखने के लिए कि कुछ बदला या नहीं। इन सालों में असल में इस देश की रखवाली ओडन ही कर रहा था, लेकिन ये सब सिर्फ ओरोची की चाल थी समय खींचने के लिए। कारण काइडो ने खुद बताया था, उस वक्त उनकी सेना पूरी नहीं थी और आज 5 साल बाद यही वो दिन था जो उन्होंने ओडन की मौत के लिए तय किया था। ओडन और काइडो के बीच एक शर्त लगी, अगर ओडन तेल के कलाहे में 1 घंटा टिक गया तो रेड स्कैबर्ड्स को छोड़ दिया जाएगा। इस वक्त ओडन काफी देर से तेल के कड़ाहे में खड़ा था। काफी देर हो चुकी थी। ओडन की आंखों के कोनों से खून रिसने लगा था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दूसरी तरफ शिनोबू अब भी सच बता रही थी। तभी निंजा लोग वहां पहुंच गए। उस बूढ़े ने शिनोबू की बात रोक दी, लेकिन जिस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी, शिनोबू ने साफ कहा कि वो ओडन के घर की वफादार सेविका है। अगर ओडन ऐसे मरा तो वो भी अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेगी और वो इंतजार कर रही है। इंतजार कोजुकी परिवार के आग से दोबारा उठ खड़े होने का। उस दिन वो जरूर इन सब का बदला लेंगे। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग ओरोची से रहम की गुहार लगाने लगे। लेकिन ओरोची कौन सा भला आदमी था? सीधी बात, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। बस एक इशारा हुआ और गुहार लगाने वाले सभी लोग वहीं मार दिए गए। और ठीक उसी पल सबको सच्चाई समझ आ गई। कुरोजुमी परिवार के बदले की आग कितनी डरावनी थी। ओडन ने जो कुछ भी किया था वो पूरी फ्लावर कैपिटल की गली गली में फैल चुका था और बिना किसी शक के आम लोग आखिरकार समझ गए। वो सब दौड़कर ओडन के पास पहुंच गए। उन्हें समझ आ गया था कि इस देश को सिर्फ ओडन ही बचा सकता है। वो विद्रोह नहीं कर सकते थे, लेकिन सब मिलकर ओडन को हौसला दे रहे थे। लोगों का ये समर्थन ओडन के अंदर और ताकत भर रहा था। लेकिन ओरोची ये सब कैसे सह सकता था? जब तक लोग संभलते तब तक हथियार थामे सैनिकों ने सबको घेर लिया था। तेल के कढ़ाई का तापमान अब 700 डिग्री तक पहुंच चुका था और लगातार बढ़ रहा था। ओडन उस भयानक जलन को जबरदस्ती सह रहा था और उसने रेड स्कैबर्ड से कहा, अगर मैं इस परीक्षा को पार कर गया तो मैं वानो को दुनिया के लिए खोल दूंगा। ये सुनकर सबको अजीब लगा, क्योंकि ये बात इस ओर इशारा कर रही थी कि ओडन कुछ जानता था। ओडन ने कहा, ये देश बहुत पहले दुनिया से अलग कर दिया गया था ताकि वानो एक बहुत बड़ी ताकत से बचा रहे। वानो पूरी दुनिया में किसी एक इंसान के आने का इंतजार कर रहा है। वो इंसान 800 साल का वक्त पार करके फिर से सामने आएगा। वानो को ऐसा देश बनना होगा जो उसे स्वीकार कर सके, जो उसकी मदद कर सके। लेकिन ओडन जानता था कि आज काइडो उसे जरूर मार देगा। इसलिए उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके साथी वानो को दुनिया के लिए खोलें। ये ओडन की आखिरी इच्छा थी। रेड स्कैबर्ड्स इसे कैसे मना कर सकते थे? लेकिन उस वक्त समय सिर्फ आधा ही बीता था। ओरोची बेचैन हो उठा। उसने अपने लोगों को आग और तेज करने का आदेश दिया, लेकिन ओडन अब भी किसी तरह टिका हुआ था और 20 से ज्यादा मिनट बीत गए। अब सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। इस समय ओडन लगभग होश खो चुका था। उसके दिमाग में पूरी जिंदगी की यादें एक एक कर लौटने लगी। आखिरकार सबकी उम्मीद भरी निगाहों के बीच हर सेकंड बीतता गया। 3, 2, 1 वक्त आखिरकार पूरा हुआ। ओडन उस परीक्षा को पार कर गया। चारों तरफ लोगों की आवाजें गूंज उठी। बेशक ओरोची और उसके लोग इसके अलावा थे, इसलिए उसके आदमियों ने बंदूकें उठा ली।